तो वो मिले उनसे, उनका सम्मान हुआ, और उन्होंने फिर उनको एक जो रोजरी होती है, माला होती है, उनको दी। उसके बाद वो वहां से फिर 22 जनवरी को 1891 को, मतलब यह है, वहां बोध गया गए। मतलब यह है, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। वहां वो गए। उसके बाद जब वहां वो गए, उन्होंने अपनी डायरी में जो लिखा है, आपने ज्यादातर पढ़ा है, लेकिन इसको मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है। तो वहां जाकर उन्होंने देखा 22 जनवरी को आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, कि नाश्ता करने के बाद वे लोग, जिनके साथ दुर्गा बाबू और डॉक्टर चैटर्जी भी थे, बोध गया गए। और वहां जो बहुत पवित्र स्थान है बौद्ध धर्म का, और वहां से 6 मील जो गया से वो पहुंचे वहां। और रास्ते में उन्होंने देखा कि इधर उधर भगवान बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष टूटे हुए बिखरे पड़े हुए हैं। मतलब इतना, मतलब वहीं से जब अंदर घुसे वो, गया की सड़क से बोध गया पे, तो वो टूटे पड़े भगवान बुद्ध के एंट्रेंस ऑफ द महाबोधि टेम्पल, और फिर पोर्टिको में भी वहां टुकड़े पड़े हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि जहां से ये पवित्र धर्म शुरू हुआ, जहां उनको एनलाइटनमेंट हुआ, वहां क्या हाल है इसका। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, और फिर भगवान के बुद्ध का जो वज्रासन था, जहां बोधि वृक्ष के नीचे, वहां गए। और उसके वहां उन्होंने जब सर झुकाया, तो बोधि वृक्ष के नीचे, तो वहां उनके अंदर एक तरंग पैदा हुई। उन्होंने लिखा है, when the sudden again when the sudden impulse came to me, I asked Ojan priest whether he would join me in the, जो उसने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ ज्वाइन करूंगा प्रेयर में। तो वहां उन्होंने कहा, और देखा कि जब पहली बार वो उसमें गए, तो अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है कि वहां उनको कैसा लगा। उन्होंने लिखा, एज ए सून एज I touched with my forehead the Vajrasan diamond seat, a sudden impulse came to my mind. एक अंदर से एक अनुभूति हुई, इंपल्सन हुआ उनके अंदर, क्या? It prompted me to stop here. इसने मुझे प्रोत्साहित कर दिया कि यहीं रुको, और टेक केयर ऑफ द सेक्रेड स्पॉट, और इसकी देखभाल करो, सुरक्षा करो। So sacred that nothing in this world is equal to this place. कि ऐसा ये पवित्रतम स्थान है, द होलीएस्ट प्लेस है, कि इसके समान संसार में कोई जगह नहीं है। विद वेयर प्रिंस सिद्धार्थ गेंड एनलाइटनमेंट, जहां वो बौद्धित्व और बोधिसत्व से बुद्ध हुए, तो इसने उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मैं इस पवित्रतम स्थल को बचाने के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर दूंगा। तो फिर वहां उन्होंने वहीं बोध मार्च 1891 तक बुद्ध गया में ठहर के मंदिर के सब कार्यकलापों का अध्ययन किया, और वहां से फिर वो वहां से म्यांमार, जो उस देश की वाणिज्यिक राजधानी थी, के लिए प्रस्थान किया। कलकत्ता में उनका जो संपर्क हुआ, पहले बाबू नील कमल मुखर्जी से मिले, और उनको कलकत्ता प्रवास के दौरान सभी उनको एंटरटेन किया, सुविधाएं दी। फिर उन्होंने कलकत्ता को अपना हेडक्वार्टर बनाने का निर्णय कर लिया। तो ये चीज हुई। तो जब वो फिर उन्होंने देखा कि मुझे ये कैसे करूंगा ऐसे काम को मैं, तो उन्होंने कहा कि ये बिना संगठन के कुछ काम हो नहीं सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 31 मई 1891 में कोलंबो को, क्योंकि इंडिया में उस समय इतनी उनकी वो नहीं थी, सुविधाएं, उनको जगह नहीं थी, उन्होंने वहां महाबोधि सोसाइटी की स्थापना करी 31 मई 1891 को। और उसके जो उस समय के प्रथम प्रेसिडेंट थे, उसमें श्रद्धेय हिकडुवे श्री मंगल सुमंगल महानायक थेरो थे। और इसमें आपको ताज्जुब होगा, इसमें कौन कौन थे। इसमें बुद्धिस्ट कंट्री, चाइना, जापान, श्याम जिसको थाईलैंड कहते हैं, कंबोडिया, बर्मा, सिलोन, चिटागोंग, नेपाल, तिब्बत, अराकान, यहाँ के सब इसके मेंबर थे। और इसमें अनागारिक धर्मपाल जी इसके जनरल सेक्रेटरी बने। तो इस तरह उन्होंने महाबोधि सोसाइटी का 1891 में, मतलब यह है कोलंबो में करी 31 मई को। उसके बाद इन्होंने देखा कि इसकी की देखभाल कैसे होगी,
तो रमन्ना संप्रदाय के जो 4 भिक्षुओं को सिलोन से बुलाया, जो रमन्ना वहां का चैप्टर है, तो जो कई चैप्टर है वहां, तो मतलब ये उसके 4 को बुलाया और वहां बर्मा के राजा मिंडोन मिन द्वारा जो गेस्ट हाउस बनाया गया था बोध गया में, उसमें ठहरा दिया। वो कहा कि आप यहाँ की देखभाल करो, मंदिर के आसपास रहिए। फिर उन्होंने कलकत्ता में अपना वर्किंग मतलब प्लेस बना लिया उन्होंने कि यहाँ मेरा वो रहेगा। फिर उन्होंने वहां पहला जो इनका स्पीच हुआ वो हुआ अंग्रेजी में कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में, जहां बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के आपस के जो रिश्ते हैं, समानताएं हैं, और एक जो आपस की जो मतलब यह है कनेक्टिविटी है, उसका तरफ उस पर ध्यान दिया, मतलब उस पर उन्होंने वो किया, भाषण दिया। फिर इसने उसमें गंगाधर बाबू लेन में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना के लिए एक मतलब यह है स्थापना करी, और जो क्रीक रोड पर शिफ्ट हो गया। और मई 1892 में इन्होंने सोचा कि ये तो संस्था तो बना ली, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा। उस समय कम्युनिकेशन का क्या साधन था, कुछ था नहीं। टेलीफोन थे, सरकारी थे, वो भी बहुत दुर्लभ थे अंग्रेजी राज में, कोई प्राइवेट आदमी जनता के पास नहीं होते थे। तो उन्होंने सोचा कि इसका माध्यम पत्रिका है और कोई हमारा एक मैगजीन है, सोवेनियर है। तो उन्होंने मतलब ये मई 1892 में महाबोधि जर्नल का प्रकाशन शुरू किया कि इसको छापेंगे, जगह जगह इसको पहुंचाएंगे। तो फिर उन्होंने करते रहे। फिर उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई कि उनको फिर जो शिकागो में 1893 में 1891 में आते हैं, देखिए मतलब दिसंबर, और 1893 में ही इतना इनका काम बढ़ गया और इतना इन्होंने विगोरसली और मतलब जान रात दिन काम किया कि इनका नेम एंड फेम पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और उन्होंने फिर शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन्स हो रही थी उस समय, और उसका विषय था बुद्ध, तो सभी धर्मों के अपने अपने विषय थे, सभी धर्मों की थी वो। तो इन्होंने इनको वहां जाने का इनविटेशन मिला 1893 में। तो ये उसमें गए और इनका विषय था वहां द वर्ल्ड्स डेट टू बुद्धा, बुद्ध के प्रति संसार को जो ऋण चुकाना है। वी आर इंडेटेड टू बुद्धा, कहने का मतलब यह है कि हम बुद्ध के ऋणी हैं, हमें उनके ऋण को चुकाना है, उनके बताए रास्ते को आगे कहना है। जैसे उसमें कहा भी गया है अंगुत्तर निकाय में जो उत्पाद सुत्त है, उसमें कहा गया है कि इस लोक में 3 का उत्पाद बहुत दुर्लभ होता है। 3 चीजों का, कौन कौन है वो? एराइजिंग ऑफ द बुद्धा, संसार में लोक में बुद्ध का आना दुर्लभ है। अगले मैत्रेय बुद्ध कब आएंगे उसकी गणना नहीं की जा सकती। दूसरा उसका दुर्लभ का है कि बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म को प्रसारित करने वाले का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तो मैं साधुवाद देता हूं आप सभी को, और हमारे भंते के प्रति हमारा बहुत, मैं उनको सत सत नमन और नतमस्तक हूं कि उन्होंने, देखिए अब मैं इसकी गहराई को बता रहा हूं। और अनागारिक धर्मपाल जी ने क्या, वो जानते थे ना, बोधिसत्व थे वो, उसमें से थे कि बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म को प्रचार करना है। तो सेकंड श्रेणी में वो थे, वो भी दुर्लभ था उनका भी आना संसार। जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब का, उनका दुर्लभ था, वो भी भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म को, चाहे वो आप में हम आप सब उसकी श्रेणी में आते। हमारा कंट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है, हम कितने मनोयोग से स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को ये काम, हम श्रेणी में आते हैं। अगर हम इसको बढ़ाएं तो आपको समझना होगा कि कितना इसका कल्याणकारी काम है ये। तो तीसरा है ग्रेटफुल होना, उसका पैदा होना। ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल कौन होगा? जिसके अंदर ब्रह्म विहार हो, मैत्री करुणा और मुदिता उपेक्षा होगा। ब्रह्म विहार में सारी चीजें आ जाती हैं, 10 पारमिताओं का सारांश है वो। तो ये चीजें हैं। वो शिकागो 2 सितंबर 1893 में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपना पेपर जो है 18/9
1893 को पढ़ा, जो बुद्ध के प्रति संसार का ऋण। और ये कॉन्फ्रेंस जो पार्लियामेंट थी 27 सितंबर 1893 को समाप्त हुई। तो जैसे ही इन्होंने अपना पढ़ा वहां, जो मतलब ये है पेपर इसमें शिकागो में, वहां इतना थंडरस वहां वो हुआ कि इतना वो सारे के सारी पार्लियामेंट स्तब्ध हो गई। जो इन्होंने बुद्ध के धर्म का प्रेजेंटेशन किया वो दुर्लभ था। वो है, आप लोग उसे पढ़िए, हमारे महाबोधि में भी है, हमारी किताबों में भी है। जो इन्होंने कहा वो है पूरा इनका भाषण। उनके और भी कई भाषण है फिर और दिए उन्होंने जगह जगह। उसके बाद वहां से जाकर उन्होंने कहा मैं सर्वेंट ऑफ द बुद्धा हूं। उन्होंने अपने आप को सर्वेंट ऑफ द बुद्धा कहते थे। इसमें जब उन्होंने पढ़ा तो देखिए कितना प्रभावित हुए। अमेरिका जैसे कंट्री में जहां पहली बार भगवान बुद्ध के धर्म पर प्रकाश डाला हमारे अनागारिक धर्मपाल जी ने, वहां के एक अंग्रेज थे सीटी स्ट्रॉस, मिस्टर सीटी स्ट्रॉस न्यूयॉर्क थे। तो उनका वो फिलोसफी के स्टूडेंट थे। जब वो इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने तत्काल इनके भाषण के बाद इनसे मिले और कहा कि मैं बुद्धिस्ट होना चाहता हूं। अब देखिए कितना इंप्रेसिव रहा होगा और किस तरह जरा उसका एलाबोरेट किस तरह किया होगा कि वो जो ईसाई कंट्री में जो बुद्ध के धर्म को मानते नहीं है, जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हूं, उन्होंने कहा आई वांट टू बी ए बुद्धिस्ट इमीडिएटली। तो उन्होंने शिकागो में फिर इन्होंने धर्मपाल जी ने उनको 5 सील की ग्रहण कराए। नॉट ओनली द फर्स्ट पर्सन टू बी एडमिट इन द बुद्धिस्ट फॉर इन द अमेरिकन सॉइल, अमेरिका की धरती पर। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने जो मतलब सीटी स्ट्रॉस थे, उन्होंने वहां महाबोधि सोसाइटी की भी स्थापना कर दी। अमेरिका में जो आज महाबोधि सोसाइटी है वो सीटी स्ट्रॉस की ही शुरुआत की हुई है। और वो अनागारिक धर्मपाल की जो मतलब ये इनका जो स्पीच हुआ था, मतलब ये 18 सितंबर को, उसी के अगले दिन वहां से उसकी स्थापना हो गई। तो ये इतना उनका ये योगदान है बौद्ध धर्म को इंडिया से निकालकर, सिलोन से निकालकर वहां यूरोप में पहुंचा देना, जहां कल्पना भी नहीं थी। तो ये 27 सितंबर को समाप्त हो गई ये इनकी वो। वहीं से जब ये लौट रहे थे, फिर एक टर्निंग पॉइंट इनका आता है। जब लौट रहे थे पानी के जहाज से, तो होनोलुलु हवाई जो उसमें अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का एक जो द्वीप है वो हवाई जो होनोलुलु में, ये जब सवार हुए अपने पानी के जहाज में, डॉक्टर मार्क वीस और 2 लेडी और उनके वहां थी, उन्होंने इनके बारे में इनका स्पीच सुना था। तो उन्हीं में से एक लेडी थी जो मिडिल एज्ड वुमन अबाउट 50 कन्फेस्ड दैट शी सफर्ड फ्रॉम वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर which were a source of misery to herself and her relation and asked Dharmapala how they could be controlled। उन्होंने उन लेडीज में से जो इनके पास लाई, फूल लाई, मिठाई लाई, स्वागत किया, उनमें से एक मिडिल एज लेडी ने कहा कि इतना गुस्सा मुझे आता है और मैं आउटबर्स्ट हो जाती हूँ, सारा परिवार, मैं तो हूं ही परेशान, मेरा सारा परिवार परेशान है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई है टेक्निक जो भगवान बुद्ध का है कि मेरा ये कंट्रोल हो जाए? तो उसी हवाई जहाज पर समय कम था, वो पानी के जहाज पर समय कम था। तो वो थी, वो जो लेडी थी मिसेज मैरी एलिजाबेथ फोस्टर थी, जो आगे चलकर इनकी फोस्टर मदर बनी। वहीं से शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 1893 उस जहाज पर पानी के। तब इन्होंने भगवान बुद्ध का जो ध्यान है, विपस्सना मेडिटेशन, जो समथ, और उस पर जो बताया इनको, और विपस्सना पर ध्यान पर इन्होंने बताया। तो हवाई में रहती थी वो, और वो बहुत रिच परिवार की थी, क्योंकि उसकी माता जो थी वो एक धनाढ्य व्यापारी की पत्नी थी, और उसकी माता वहां का जो राजा था कामे हेमदा, और वो हवाई का, उसकी माता उस वंश से थी, इसलिए वो बहुत ही रिचेस्ट लेडी थी। और वहां से उनका शुरू हुआ।
उसके बाद वो थोड़े दिन में वो कंट्रोल हो गया उनका अपना टेम्परेमेंट, और शी गॉट नॉर्मल। तब उसने देखा कि ये तो बड़ा मिरेकल है, तभी से वो इनकी फोस्टर मदर बन गई। और किताब में लिखा, उसने अपने जीवन में उन दिनों की बात देख लो, 1891 से लेकर, मतलब यह है जब उनकी डेथ, मतलब 22 दिसंबर 1900 मतलब 31 में डेथ होती है लेडी फोस्टर की, तो 10 लाख रुपए उन्होंने दान दिया इनको समय समय पर। हमारा धर्म राजिक विहार उसी से बना हुआ है। हमारी मूल गंध कुटी में महत्वपूर्ण दान उन्हीं का है, सभी ने दान दिया, लेकिन बड़ा जो चंक था दान का, सबसे बड़ा उनका था। तो इस तरह का ये गए। उसके बाद अनागारिक धर्मपाल जी ने फिर घूमने लगे, पूरा देशों का भ्रमण किया इन्होंने। आपको ताज्जुब होगा, ये जब गए वहां अमेरिका में सेकंड विजिट करी इन्होंने, और वहां करते रहे, घूमते रहे सारे वहां। वहां ऐसा नहीं कि ऐसे ही गए, धर्मों पर चर्चा करी, सभी धर्मों को, बौद्ध धर्म के बाद में। तो फिर वैसाख डे हुआ पहला, ये मई 1897 में अमेरिका में पहला वैसाख डे मनाया, क्योंकि वहां महाबोधि सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी, सीटी स्ट्रॉस ने कर दी थी, तो वहां जन जागृति हो चुकी थी। तो पहला वैसाख डे, जो आज वैसाख डे थाईलैंड में मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया गया 1897 में। और वहां पहला भाषण इन्होंने अनागरिक धर्मपाल जी ने दिया। ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर उसके। तो वहां उनका हुआ, तो उसके बाद ये वहां से चल गए आगे। फिर ये लंदन गए, रोम गए, 1897 से लेके 1898 तक ये पेरिस, लंदन, रोम घूमते रहे। फिर सिलोन आए और इंडिया में टूर किया। 14 से फिर ये वहां गए रोम में, तो वहां के एक बहुत बड़े कार्डिनल थे, जो पादरी थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको पोप से मिलवाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल को मिलवाइए। तो उन्होंने पूछ बैठा कि आप क्या पोप से क्या कहना चाहते हैं, कोई मैसेज क्या कहेंगे आप, क्या what let it be known that he intended to speak the holy father, पोप को, होली फादर पोप को। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूंगा। इन्होंने उस पादरी से कहा, he described that he should speak to holy father about the drunkenness which European civilization had introduced in the Ceylon। मैं उनसे कहूंगा जो आपकी यूरोपीय सभ्यता ने हमारे यहाँ जो नशाखोरी बढ़ा दी है बुद्धिस्ट कंट्री में, उसको रोकें। और उसका इंट्रोडक्शन इन्होंने कर दिया, पहले नहीं थी वहां। और वहां एक लेटर लिखे उनको, कैथोलिक्स को, कि सब शांति से और प्यार से रहें बुद्धिस्ट के साथ, और ये जो वासनाएं हैं और ये गलत चीजें हैं इनको बंद करें। वो पादरी घबरा गया। उन्होंने देखा कि ऐसा लेटर तो लिखेंगे भी नहीं, और फिर मेरी भी एक बड़ी सिचुएशन खराब होगी, किसे ले आए आप, क्योंकि वो ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो उन्होंने अगले दिन इनको ले ही नहीं गए, वो डर गए। इन्होंने फिर वहीं कहा, ये वाज द लायन, जैसे कहते हैं लायन ऑफ द सिलोन, श्रीलंका का शेर। आई वुड लाइक टू से द लायन ऑफ द वर्ल्ड। श्रीलंका वर्ल्ड, पूरे विश्व के में शेर की तरह दहाड़े। तो उसके बाद आप वहां से आए, इन्होंने वहीं कहा, जब इन्होंने देखा पादरी का एटीट्यूड, इन्होंने वहीं कहा रोम में, द रोम इज द सेंटर ऑफ रोमन कैथोलिक सुपरस्टिशन। ये रोम जो है, ये कैथोलिक अंधविश्वास की सीट है। उसके बाद ये, आई एम वेरी ग्लैड टुडे टू इन्फॉर्म यू, कि जब इन्होंने टूर किया इंडिया का, वहां से आने के बाद 1899 में आप 2 मंथ कलकत्ता में रहे, फिर ये नॉर्थ इंडिया में निकल गए। कहां कहां गए, बांकीपुर, बुद्ध गया, गया, बनारस, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, अंबाला सिटी, मथुरा, वृंदावन, थानेश्वर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, नौशेरा, अबटाबाद, हसन अब्दुल, मर्दान एंड यूसुफ जाई वैली। यूसुफ जाई वैली वही है जहां हमारे भगवान बुद्ध की बहुत स्टेच्यूज लगी हुई हैं। उधर यूसुफ जई जो लड़की है, मतलब यह जिसको, मतलब यह मलाला यूसुफ जई, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसको गोली मार दी गई थी वहां के, आपको सबको पता है, 16 साल की लड़की को। सहारनपुर में गए,
मैंने इतना, आई वॉज सो ग्लैड। ही वेंट टू माई बर्थ प्लेस सहारनपुर। वहां जाकर इन्होंने क्या कहा, इसमें लिखा है किताब में, ही ट्रेवल्ड एज ए पिलग्रिम, सभी तरह की आराम को छोड़कर सन्यासियों के साथ, हिंदू पिलग्रिम जितने थे, और सभी क्लास थर्ड जनरल क्लास में यात्राएं करी, सबके साथ खाना खाया, ढाबे पे खाया, सड़क पे खाया, कहीं भी सो गए, जहां गरीब सोते थे उन्हीं के बीच में सो गए, उनसे इंट्रोडक्शन करते थे ये। फिर उन्होंने क्या लिखा, ओपन योर आईज, एक लेटर लिखा फिर वहां से, ओपन योर आईज एंड सी, लिसन टू द क्राइज ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ द वन 141 मिलियन ऑफ द पीपल। देखिए, उठी आंखें खोली, 141 मिलियन पीपल उस समय की आबादी थी, और उनकी जो आंसू हैं तुम्हारे ड्राई हार्ट पे पड़ेंगी, उसको उठिए, डोंट इमेजिन, ये मत सोचिए कि कोई भाग्य आपको ठीक करेगा। देखिए, उनसे कहा कि कोई ऐसा आपका भाग्य, इसके बारे में छोड़ दीजिए, हर कोई सर्वशक्तिमान ऊपर से आपको मदद करेगा, और वो आपको देख रहा है। क्योंकि अगर आप सर्वशक्तिमान मानते हैं तो यहाँ के 1000 साल वहां के उसके लिए 1 घंटे का समय है, यहाँ का 1000 साल और उसके लिए 1 घंटा होता है वो। और ऐसे में ये मूर्खता है उसके आगे हाथ जोड़ना और प्रतीक्षा करना। खुद जागो मेरे भाइयों, लाइफ संसार बहुत छोटा है, अपने ये जो सपने हैं इसे छोड़ दो, और ये जो सरमनीज हैं बेकार की, इनको छोड़ दो। आप भूख से तड़प रहे हैं, जो पानी जानवर नहीं पीते जंगल में, आप उसे पी रहे हैं, और सोने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, जहर सूंघ रहे हो। और ये जो दुनिया, फिर लास्ट में क्या कहते हैं, देयर इज अ वेल्थ इन इंडिया, संसार भारत में बहुत धन है, बहुत समृद्धि है, इनफ टू फीड ऑल, जो सबको खिला सकते हैं, पाल सकते हैं। बट लेकिन द एबमोनिशंस, जो अतिशय घृणा है, इसके कारण है कास्ट, जाति, क्रीड एंड सेक्ट, ये इसी की वजह से लोग आप सफर कर रहे हैं। कितना जबरदस्त आकलन इन्होंने 1800 उसमें कर दिया इसी समय। फिर उसके बाद ये आए यहाँ, फिर हमारा जो शुरू होता है इधर का जो लाइफ इनका, आपको सबको पता है। फिर वहां जब सारनाथ में आए थे, फिर यहाँ सारनाथ में जब आए, पहले तो वहां आए ये कलकत्ता में, तो जब वहां इन्होंने अपना जमीन खरीद ली थी और वो भी कर लिया था, तो इन्होंने कलकत्ता के 1908 में बेनियापुर लेन में एक मकान खरीदा था। वहीं इन्होंने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए। फिर वहां से ये भारत सरकार ने, ये जो महाबोधि सोसाइटी थी हमारी, ये 1915 में इन्होंने देखा कि ये कोलंबस से नहीं चल पाएगी, और इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन के बिना ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि सारा काम तो यही हुआ है, बौद्ध भगवान बुद्ध का सारा तो यही है, सारे पिलग्रिम्स यही हैं, पिलग्रिमेज यही हैं, और सारे के सारे सारा अखाड़ा यही है, एरिना ऑफ द वर्किंग यही है। तो इन्होंने फिर इतनी इनकी फार साइटेडनेस थी, दूरदर्शिता थी, 1915 में उसको महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम कर दिया, और कलकत्ता में उसका पंजीकरण नंबर 266061 1915-16 में पंजीकृत हो गई हमारी सोसाइटी, और वहां गवर्निंग बॉडी बनाई इन्होंने पहली, और जिसके पहले अध्यक्ष थे प्रधान न्यायमूर्ति, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति चीफ जस्टिस भी थे वो, और यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे कलकत्ता के वो। इसके सर आशुतोष मुखर्जी अध्यक्ष हुए, अनागारिक धर्मपाल उसके जनरल सेक्रेटरी बने, और 1915 में उन्होंने कॉलेज स्ट्रीट में उनके सहयोग से जमीन खरीदी। अच्छा, इससे पहले इन्होंने, जब ये थोड़ा सा मैं बता दूं, 1901 में जब ये सारनाथ आए थे, यहाँ जब ये सारनाथ में आए, उनको सारनाथ में लाए, तो वहां गए ये धमेक स्तूप में, तो क्या देख रहे हैं, इस पवित्र क्षेत्र जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, जो आज आप देख रहे हैं धमेक स्तूप हमारा, उन्होंने देखा कि इस पवित्र क्षेत्र का प्रयोग सूअर पालने के लिए किया जा रहा है, और धमेक स्तूप की ईंटें बैलगाड़ियों पर भरकर मकान व पुल बनाने के लिए ढोई जा रही हैं, उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं लोग, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। उनको इस पवित्रतम बौद्ध स्थल की घोर उपेक्षा से गहरा सदमा,
फिर उन्होंने वहां के कलेक्टर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी लिखी, आई विजिट द, मैंने इसका स्थल का निरीक्षण किया कल, और ये पाया कि वहां हर एक चीज जो है पूरी तरह उपेक्षित है, और जो हमारा पीले रंग में जो भगवान बुद्ध की ड्रेस थी, जो यहाँ भिक्षु जो ग्लिटर करता था और यहाँ राज्य था उनका धर्म का, वो अब वहां ये जो है अब यहाँ सुअर घूम रहे हैं। और 475 मिलियन बुद्धिस्ट जो यहाँ डियर पार्क में आते हैं, ये इस समय जो यहाँ का उनके लिए जेरूसलम है, जिस तरह क्रिश्चियन के लिए, क्योंकि अंग्रेज कलेक्टर था उसको याद दिलाया, जैसे आपका जेरूसलम है हमारे लिए और मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हमारे लिए ये उस तरह का स्थान है, आप इसकी सुरक्षा करिए। और इसको जनरल उसमें तो उन्होंने डीएम ने फिर उस पर एक्शन लिया, और फिर वहां इन्होंने भी वहां फिर जमीन थोड़ी खरीदी। फिर वो जमीन थोड़ी आगे चलकर विवादग्रस्त हो गई, और विवादग्रस्त होने पर फिर वहां के जो डीएम थे, आर्कियोलॉजिकल वालों ने उस पर आपत्ति उठा दी। तो वहां इन्होंने जब जमीन बना दी थी, इन्होंने कुछ काम शुरू कर दिया। 3 नवंबर 1922 को यहाँ के संयुक्त प्रांत के गवर्नर हरकोर्ट बटलर जो गवर्नर था अंग्रेज, उन्होंने इनको कहा कि भाई आपको, आर्कियोलॉजी वाले को कहा कि आपने गलत तोड़ा है, चलो विवादित थी तो आप इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, फाउंडेशन हो चुका था। तो उन्होंने इस शर्त पर इनको, देखिए 20 एकड़ जमीन वहां आज हमारी है सारनाथ में, जो हमारा जो है 20 एकड़ जमीन वहां इनको दान दी गई थी सरकार की तरफ से। और उसमें यह शर्त लगाई कि शिलान्यास पर जितना महाबोधि का पैसा खर्चा उसको आप कंपनसेट करेंगे, और दूसरी शर्त है कि आप जितना भी ये जमीन देंगे, इसको ये देंगे इनको और फ्री देंगे। तो इस तरह का सारनाथ का यहाँ किया। फिर उसमें जो कलकत्ता का जो था, वहां जब इनका वो हो गया, तो कल इतनी इनकी वो ख्याति फैल गई, भारत सरकार तक फैल गई। तो इनको क्या हुआ वहां कलकत्ता में, तो इसमें इन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक चिट्ठी लिखी कि भाई अगर आप वहां कलकत्ता में आप जमीन खरीद के और अपना मंदिर बना लें, भारत सरकार ने लिखा एक कि आपको भगवान बुद्ध के अवशेष जो हैं रेलिक्स दिए जा सकते हैं। इन्होंने स्वीकार कर लिया। वो 6 दिसंबर 1918 को धर्मराजिक बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया, और यह काम 1920 तक पूरा हो गया। फिर इसके बाद 20 नवंबर को धर्मराजिक विहार का उद्घाटन हुआ, और उस सोसाइटी के हमारे सर आशुतोष मुखर्जी और धर्मपाल, मिसिज एनी बिसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी बराबर में ही है हमारे महाबोधि के, आप जाते हैं उनका वहीं बराबर में है। और उनके पीछे बर्मी, सिंघली, चीनी, जापानी, थाईलैंड, भारतीय बौद्ध का एक जुलूस चल रहा था। जो गवर्नर हाउस गए, उस समय गवर्नर हाउस थे रोनाल्ड से सर आशुतोष मुखर्जी दो अध्यक्ष को, हमारे जो उसमें जो पात्र था स्फुट मंजूषा, मतलब यह है जिसको कास्केट कहते हैं, भगवान बुद्ध के धातु उनको दिए, और उन्होंने सर आशुतोष मुखर्जी के सर पर रखे। फिर उन्होंने धर्मपाल जी को दिए। फिर 6 घोड़ों द्वारा खींची गई बग्घी में लगाकर इनको धर्मराजिक विहार पहुंचे। फिर इसका उद्घाटन हुआ। अच्छा, फिर इन्होंने ये उद्घाटन हो गया, तो इस पे फिर 30 जून, कितना देखिए आज रेलिक्स ढूंढे से नहीं मिलते। 30 जून 1916 को बंगाल सरकार के माध्यम से, फिर भी इन्होंने जुलाई, मतलब यह है इसमें 1916 में लिखा भारत सरकार ने, बंगाल सरकार के माध्यम से, अगर वो सारनाथ में भी मंदिर बना ले तो हम भगवान बुद्ध के रेलिक दे सकते हैं। फिर इन्होंने ये जमीन खरीदी यहाँ, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ भी इस सोसाइटी का हमारी जो मैरी एलिजाबेथ फोस्टर थी, उन्होंने इसके लिए दान दिया। और फिर यहाँ इसमें हमारी सोसाइटी का जब मूल गंधकुटी का फिर यहाँ इसका निर्माण हुआ, और यहाँ इसकी फिर एक स्थापना हो गई। तो इस तरह ये काम हुआ।
फिर इतने बीमार हो गए थे हमारे अनागरिक धर्मपाल जी, 19 दिसंबर 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ फोस्टर की, बड़े दुखी हुए क्योंकि वो बहुत बड़ी बेनिफैक्टर थी इनकी। उधर इनके भाई की भी डेथ हो गई थी, जेल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। तो वो बहुत दान करते थे इनको, लेकिन वो अध्ययन करते रहे। फिर जब इनका हेल्थ ठीक हो गई, तो फिर जब मूल ग्रंथ कुटी का निर्माण का कार्य पूरा होने वाला था, अनागरिक धर्मपाल 13 जुलाई की श्रामनेर को इन्होंने फिर प्रव्रजित हो गए। ये भारत आ गए थे वहां से। अच्छा, प्रव्रजित, उनके दीक्षा गुरु जो थे वेनेबल वारू गुम्वे रेवत महाथेरो ने उनको 13 जुलाई 1931 को लोअर ऑर्डिनेशन, जिसको प्रव्रजक दीक्षा दी। और उसके बाद उन्होंने ये फिर कहीं नहीं बाहर गए वो। फिर मूल ग्रंथ कुटी का जो उद्घाटन है 11 नवंबर 1931 को हुआ। और ये अपने जो 11 नवंबर 1931 को 2:15 पर, ये जो हमारा लाल पत्थर से बना मंदिर है, 200 फीट ऊंचा है, बौद्ध वास्तुकला से बना था। ये 11 नवंबर 1931 को अपराह्न 2:15 बजे महामहिम लॉर्ड विलिंगटन के प्रतिनिधि जो वायसराय थे, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दयाराम साहनी, वो राय बहादुर की उनको टाइटल थी, वो लेके आए। और उन्होंने हमारी महाबोधि सोसाइटी के उस समय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनमथ नाथ मुखर्जी को वो सौंपे। और वो उन्होंने देवमित धर्मपाल जी के भाई राजा वितरण को सौंपे। और फिर वहां को जो हमारी मूर्ति है उसके नीचे जो बेसमेंट में स्थापित किए गए। और फिर शाम को एक सभा हुई। फिर 16 जनवरी 1933 को वो पूरी तरह भिक्षु बन गए। वहां सीमा बनाई गई 50 इंटू 50 फीट जमीन की, जहां आजकल हमारा वो भोजनशाला है, वही एरिया है वो वहां सीमा बनाई गई थी। सीमा बनाई जाती है, पवित्र किया जाता है उस जमीन को हर तरह से वहां। तो उसमें फिर तभी जाकर दीक्षा उपसंपदा हायर ऑर्डिनेशन होता है। ये एक प्रक्रिया है। तो वहां उस समय उनको किया, तो उनको हायर ऑर्डिनेशन हुआ। और ये इसको फिर इन्होंने कहा, देवमित्र धर्मपाल ने डॉक्टर वली सिंह साहब को, जो बाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी बने उनके बाद, इफ आई लीव अनदर 2 years आई शैल सी द होली टेम्पल, महाबोधि टेम्पल बोध गया का मैं इसको मुक्त करा दूंगा और इसको बौद्धों के कब्जे में दे दूंगा। तो इसमें जब बीमार हो गए, इनकी हालत खराब हो गई, तो डॉक्टर वली सिंह जो थे, वहाँ कलकत्ता के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर नंदी को लेकर यहाँ आए। मतलब यह है सारनाथ में 5 दिन डॉक्टर नंदी इनकी सेवा में लगे रहे। और 28 अप्रैल 1933 को वो अपने असिस्टेंट डॉक्टर को छोड़ गए और गाइडलाइन दे गए ट्रीटमेंट कैसे करता है होना है। 27 अप्रैल को उन्होंने अपना लगा उन्हें कुछ, माई टाइम इज क्लोजिंग, उन्होंने कहा कि कागज और कलम लिया, फिर उसमें कुछ लिखा। लेकिन उन्होंने कुछ लिख नहीं पाए, लेकिन लास्ट की 2 लाइन उसकी पढ़ने में आ रही थी। उन्होंने डॉक्टर नंदी से कहा, डॉक्टर नंदी, आई एम टायर्ड ऑफ इंजेक्शंस, मैं इंजेक्शन से थक गया, आई मे पास अवे, मुझे जाने दिया जाए। तो 29 अप्रैल 1933 को 3 बजे ये महापुरुष, बोधिसत्व और महाबोधि सोसाइटी के जनक, स्थापक, संस्थापक, हम लोगों के, हम क्या कहें, हमारे लिए क्या थे वो। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, किरण दिखाई, अंधेरे में चिराग जलाया, प्रकाश दिया, जो आज उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं उसी को रिटेन और मेंटेन करने के लिए। नया तो हम लोगों का देखिए, हम उसी को बचाने में लगे हुए। उनको उस दुनिया, फिर वो 3 बजे वो चले गए, मतलब यह है। और उन्होंने फिर जो उनकी लास्ट विल थी, जो पहले डायरी में लिखे थे, वो क्या थी, हाथ की लिखी हुई डायरी मेंटेन करते थे। माई ग्रेट डिजायर वॉज टू राइट ए लाइफ ऑफ द बुद्धा तथागतो,
but this it seems is not going to be accomplished. मेरी एक ऐसी इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध पे जीवन पे किताब लिखूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरी होने नहीं जा रही है। May I be born again in India in some noble Brahmin family. ब्राह्मण आप जानते हैं, भगवान बुद्ध ने उसे कहा जो विद्वान है, जाति वाले को नहीं कहा। इसमें उस तरह की सेंस आप सभी जानते हैं, बुद्धिस्ट है। And learn the Dhamma in Pali and become a bhikkhu to preach Dhamma in India's millions. यहाँ मैं भिक्खु बनूं और यहाँ के लाखों लोगों को मैं धर्म को सिखाऊं। लव एंड हैप्पीनेस टू ऑल, सबको प्यार और सुख दे वो अनागारिक धर्मपाल। दिस इज माय लास्ट वीक। तो ये इस तरह का था। तो मैं इसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे घर में बनते जी, हमारे पूजनीय जनरल सेक्रेटरी साहब, जो मेरे घर में आए हैं लोग, हमारे भी लखनऊ के तो खैर आते ही हैं, बाहर के भी लोग जो आते हैं मेरे घर में, उनकी भगवान बुद्ध का जो स्टेचू है मेरे घर में, उसके बराबर में अनागारिक धर्मपाल और फिर इधर बाबा साहब का लगा हुआ फोटो। इसमें भी देखिए, जो आज हम उनको सत सत नमन करते हैं, उनकी चरण स्पर्श, चरण वंदना, चरण स्तुति करते हैं अनागारिक धर्मपाल जी की, उनके 90th मतलब यह है निर्वाण दिवस पर, और कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो रिवाइवलिस्ट थे, संस्थापक थे, पुनर्संस्थापक थे। इनको भी कितना कष्ट हुआ। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जहां धर्म होता है वहां अधर्म भी होता है। बुद्ध का पीछा मार ने किया, हमारे अरहतों का पीछा किया। तो ये देखिए, जब वो इस किताब में लिखा हुआ है, ये व्हील पब्लिकेशन का जो है, ये हमारी वॉल्यूम 5 है, इसका जो हमारा व्हील है 70, 71, 72, आप देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। व्हील पब्लिकेशन का वॉल्यूम 5 है, इसका व्हील नंबर है 71, 70, 71, 72, पेज है 280, 283। इस पे लिखा हुआ है, जब वो अपने मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे, तब भी जो उनके विरोधी थे, जैसे मैंने कहा कि मार पीछा करता है, अधर्म पीछा करता है, उन्होंने इतना किया, लेकिन उनके विरोधी क्या थे, उसको पढ़कर सुना देता हूं। Even when he was lying on his deathbed, however, his enemies did not scruple to direct a blow at his defenseless head. कि जब वो मृत्यु सैया पर लेटे थे, उनके शत्रुओं ने उनके असुरक्षित, जब उनकी क्या, जैसे एक बीमार पड़ा, सिर पर प्रहार करने, उधार एक कहा उन्होंने, एक प्रहार किया। जो एक सीलोन में एक बुद्धिस्ट ग्रुप था, जो इन्हीं के साथ था पहले, ईगर फॉर द नोटोराइटी, जो बहुत ही वहां सब जानते थे उनकी गलत गतिविधियों को, बदनाम थे वो, कंक्लूडेड ए सीक्रेट एग्रीमेंट। उन्होंने ये जो महंत थे महाबोधि टेम्पल बोध गया के जो कब्जा कर रखा था, उसके साथ एक गोपनीय समझौता कर लिया और वहां से कुछ उसके साठगांठ कर ली, अनागारिक धर्मपाल का जो मिशन था उसको डिफीट करने के लिए। जैसे आजकल भी होता है, किसी को डिफीट करने के लिए अपोजिट पार्टी का आदमी वहां चला जाता है और उसको पुल डाउन कर देता है उसके मिशन को। तो वहां सीक्रेट एग्रीमेंट विद द महंत विच वुड हैव ruined वेनेबल धर्मपाल्स लेबर, जो उनके सारे श्रम पर पानी फेर देता, मेहनत पर। लेकिन कैसा होता नहीं ऐसा, प्रयास करते हैं वो लोग। सब्सिक्वेंटली प्रोटेस्ट फ्रॉम द सिलोन बुद्धिस्ट पब्लिक प्रिवेंटेड दिस एग्रीमेंट फ्रॉम बीइंग पिन टू ऑपरेशन। वहां के दूसरे बुद्धिस्ट ग्रुप जो सही थे, पूरा वहां बात फैल गई, उन्होंने इसको रोका और इसको मतलब ये अमल में लाने से नहीं अल्लाह ने दिया। तो ये उनके जीवन का अंतिम सदमा था उनको। इस किताब में लिखा है, इट वॉज द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ। राइट्स देवप्रिय वली सिंह लिखते हैं, जो हमारे बाद में जनरल सेक्रेटरी हुए, ब्रह्मचारी देवप्रिय वली सिंह, जिनको श्रीलंका से लाए, पढ़ाया लिखाया, यहाँ वही जनरल सेक्रेटरी बनाए। उन्होंने वो क्या लिखते हैं, ये उन्हीं के वर्ड हैं देवप्रिय वली सिंह जी के। इट वॉज द ग्रेटेस्ट शॉक ऑफ हिज लाइफ,
writes Devapriya Vali Singh, and I can vividly recollect his pain and anguish. उनका जो पेन है और उनकी जो वेदनाएं थी, alas, he never recovered from the shock. इस सदमे से फिर वो रिकवर नहीं हुए जो सदमा उन लोगों ने पहुंचाया. How could he forget such treachery even to his sick bed? जब वो अपने बेड पे थे, बेड रिडन थे, फिर भी इस विश्वासघात को कैसे भूल सकते थे. He exhorted those about him to carry on the great work of his life. उन्होंने फिर दूसरे लोगों से कहा कि मेरे काम को आगे बढ़ाओ. And never rest, तब तक चैन से ना बैठो. Until बुद्ध गया was restored to Buddhist hands, जब तक बोध गया का महाबोधि टेम्पल बौद्धों के हाथ में ना आ जाए. तो उसके बाद उसमें ये इस तरह का है उनका जीवन परिचय जो बहुत है. I tried to summarize it and bring into your notice the important points and the events. और उनका तो पूरा जो अगर दर्शन देखें आप, उनका पूरा जो जीवन है, इसी तरह बोधिसत्व. फिर बोधिसत्व देखिए, उनका मैं पढ़ रहा था, इसी में लिखा है, अमेरिका में जब इनकी यूरोप में धूम मच गई, he was a young man or 29 or 30, वहां की जो लेडीज थी इनके पीछे दौड़ने लगी. शादी को इस कह रहे हम शादी करेंगे आपके लिए, लेकिन वो तो बोधिसत्व थे. उन्होंने कहा योर एफर्ट्स आर futile, don't try so. He rejected all the such gestures and the proposals. इतर कैसे ब्रह्मचारी, सील के पक्के. तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए. पूरे यूरोप में घूमे और कोई उनको ऐसा इमोरलिटी छू नहीं पाई. तो बोधिसत्व थे. फिर बाबा साहब के साथ कनेक्शन हुआ, वो दोनों मिल जाते तो, लेकिन उस समय दोनों अपनी दिशाओं में संघर्ष कर रहे थे. लेकिन वही फिर आगे चलकर होता है. तो ये चीजें होती हैं महाबोधि का जो इतिहास. आज हम जहां जिस पॉइंट पर खड़े हैं, मैं सत सत नमन करता हूं उस महापुरुष को, बोधिसत्व को, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमें रास्ता दिया, महाबोधि दी, हमें एक कितनी बड़ी गिफ्ट दी, संसार को कितनी बड़ी गिफ्ट दी. महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, पायनियर सोसाइटी इन द वर्ल्ड. आज हमारे पूजनीय भिक्खु पी शिवली थेरो जी के सतत प्रयासों से, और उन्होंने पूरे संसार में थेरवाद भिक्खुनी संघ को स्थापना कर दी. हमारा बैसाख डे में प्रतिनिधित्व शुरू हो गया. हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट वहां जा रहे हैं 2 जून को. वर्ल्ड फेलोशिप, बुद्धिस्ट फेलोशिप में हमारा शुरू हो गया, जो जिसका सारा हो गया. जापान, इंग्लैंड, हर जगह, कोरिया, ये वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, भिक्षुनियां जुड़ी हुई हैं. अनागारिक धर्मपाल जी का जो सपना था उसको रिवाइवल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए मैं भंते शिवली का भी पूजनीय सत सत नमन करता हूं. उनको शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें. अनागारिक धर्मपाल के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मैं उनको कह सकता हूँ, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनागारिक धर्मपाल. और हम उनके साथ हमें काम करने का अवसर मिल रहा है. सुखद कोई पुण्य कर्म होगा हम लोगों का एक साथ होना. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि सभी की तरफ से करता हूं. और आप सभी को मैं नमो बुद्धाय करता हूं. भंते जी को सत सत नमन करता हूं. बहुत बहुत साधुवाद हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंट महोदय. आपने इतने मिशन और इतने लंबा लाइफ स्टोरी और उनके मिशन बहुत ही प्रिसाइज में और उनका सिग्निफिकेंस हम लोग को, उनके लाइफ और मिशन
और सेक्रीफाइस और अचीवमेंट, और हमारे बौद्ध धर्म के लिए जो विश्व में यूरोप हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, और साउथ ईस्ट एशिया आदि अनेक देशों में जो धर्म प्रचार करने का उनका जो सफलता रही है, ये सही आपने कहा है, ये बोधिसत्व है, इसीलिए हो पाए, अदरवाइज वो अकेले संभव नहीं। तो इतने अकेले आदमी से करने का, और उस जमाने में, और आज तो हम लोग देखिए ऑनलाइन में हम लोग इस प्रकार की जोड़ रहे हैं चारों तरह से। उस समय क्या रहा संसार में? कुछ भी नहीं। वो अकेले लिखते थे, पोस्ट ऑफिस अकेले जाते थे, अकेले टाइप करते थे। उन्होंने लिखा है कई जगह में, वो अकेले टाइप करके खुद पोस्ट ऑफिस जाते उस समय। तो उस प्रकार की उन्होंने मेहनत किया है, और इसलिए आपने समरअप किया इस उनके 1 घंटा में नहीं, कई दिन हम लोग को चर्चा करने से भी धर्मपाल जी का जो मिशन हम लोग उतना हम लोग समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतना गहरी, इतने उनके मिशन इतने डीप है, इतने रिच है। तो इसीलिए सबके तरफ से डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आप हम सबको, सभी लोग को एनलाइटन किया है उनके इस उनके मिशन के ऊपर। हमको लगता है बहुत जो भी है उन सब लोगों को कुछ नए धर्मपाल जी के ऊपर नए चीज मिले हैं, और इसके लिए आपको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत सुखी दीर्घायु, शांति, और आप साथ ही साथ आप सबको हर संडे जो धर्म की ज्ञान दे रहे हैं, अभी 2 साल, लगभग 2 साल होने वाला है इसके लिए भी, और आपको बहुत बहुत शुभकामना और सुख शांति के लिए तथागत बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद से और लंबा आयु मिले, और सबको धर्म देशना करने के लिए आप स्वस्थ रहें और खुशी रहें, शांति रहें, बस इसी कामना के साथ। और एक विशेष हमारे अतिथि है आज, जो यूरोप, एक आप हम सब जानते हैं आज उस देश में बहुत सभी लोग बहुत त्रस्त हैं, जहाँ युद्ध चल रहा है, यूक्रेन। तो हमारे एक गेस्ट हैं जो डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन, उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लीज फॉरगिव इफ आई wrongly emphasize your name. Dr. Konstantin Gilyech. He's Yes. from Ukraine. So I think I'm get close to correct about pronunciation of your name. So he's a doctor and also head of the Oriental Arts Department of Odessa, and Roerich House Museum, Ukraine. So we welcome Dr. Konstantin to this very, very important moment. And also you are joining from very, very difficult country for living at this moment. This is what we are getting for last almost few months, the news. So you courage to join with us. You have a great wish to join with us to share your experience and your Buddhist field. You are also a scholar of Oriental studies, and also different books. I think few books you have written. And also this about Roerich. Roerich is a great painter that work very closely with our Devapriya Valisinghaji. And also, I don't know whether this he's a very popular and world-renowned painter, Mr. Roerich. And I think our founder Anagarika Dharmapala may have been met, but I couldn't find any that kind of record in our these books. So I would like you to share your memory and your whatever you have to share with us, and all these rich few memories, and also the book that you have mentioned.
that you was co-author in that book. And with these few words introduction, to our Dhamma friends joining here. So on behalf of all of them, I wish you a very pleasant moment to share your experience, and welcome, please. Yes, thank you very much. First of all, it's a great honor for me to be here and to take part in this 19th Memoriam Day of Devamitta Anagarika Dharmapala. I am a head of the Oriental Art Department of Odessa Rory House Museum in Ukraine. I should say that currently, I'm not living in Ukraine. I'm living in the Netherlands, but yeah, I'm still working for the Odessa Rory House Museum as a member and the head of the department. And I'm really very pleased to be here and to say like a few words about the book which our museum published last year. Actually, I have this book with me, and the book is called The Revival of Buddhism in Sri Lanka, Anagarika Dharmapala and Gunapala Piyasena Malalasekera. This book is published in Russian, but we have a summary in English, and we also have several photos which we publish in this book. And just to keep it short, I would like to read this short summary, so for you to know what is inside this book. Russian-speaking readers know very little about the life and spiritual heritage of prominent figures of national revival of Sri Lanka, Ceylon, and the World Buddhist Revival, Anagarika Dharmapala and Gunapala Piyasena Malalasekera. This publication was an attempt to draw attention to these names in order to facilitate further study of their scientific, literary, and philosophical heritage. The first part of this book opens with a brief biographical sketch of Anagarika Dharmapala. This is followed by Dharmapala's articles on Buddhist philosophy. Actually, I translated two articles. One of them was The Empire of Truth, and the second was the Noble Eightfold Path. So those articles were translated into Russian for the first time, so they never been before translated. And also the appendix to the first part contains the essays of the outstanding Russian artist, archaeologist, traveler, and public figure Nicholas Rory, dedicated and addressed to the Mahabodhi Society founded by Anagarika Dharmapala. And the second part of this book is a short biography of Gunapala Piyasena Malalasekera, his articles on Buddhist philosophy, which were also published for the first time in Russian. Of particular biographical interest are the memories of two daughters of Malalasekera, Chitra and Danoma. In the memories that they are shared by both daughters, the reader will find not only a vivid and lively story about the life, but also a wide panorama of cultural and spiritual life of Sri Lanka. In preparing of this publication, the authors encountered difficulties in collecting materials. As already mentioned, information about Anagarika Dharmapala and Gunapala Malalasekera in Russian is extremely scarce. But English language sources were not also easy to find. So the publication could not have taken place if the members of Malalasekera family had not kindly provided assistance in collecting the materials. So that's a short summary of the book. I can tell you that I am a happy owner of the many books of Anagarika Dharmapala. This is one of them. I guess you can recognize it. This is the Mahabodhi edition, which is called Return to Rightness by Anagarika Dharmapala. I also have several another books of Anagarika Dharmapala. If you give me a chance, I can share my screen and also show you the photos which we published in this book. So if you give me a chance to share my screen, to give me an option to share this, I will show you the photos. Can you do this? Oh, yes.
I will ask our staff to technical staff here. Yeah, so just tell me when it's ready. I can also tell you that, of course, for us, Anagarika Dharmapala was a very unique figure. You know, that's the founder of the Theosophical Society you mentioned already, or the Reverend President already mentioned this today, Helena Blavatsky. She was born in Ukraine. And yeah, when she founded the Theosophical Society in America, but also in Odessa, she went to Odessa several times. And for us, it was extremely interesting to know this relation between Helena Blavatsky and also the Anagarika Dharmapala. This is number one. And number two, you mentioned already, and we also mentioned in our book that the Russian, the painter Nicholas Roerich, our museum is dedicated to Nicholas Roerich heritage. Yeah. He was also he never met, unfortunately, he never met Anagarika Dharmapala, but they were in correspondence. And actually, there are several articles by Nicholas Roerich which were also published in this book, and they're also in English. And actually, one of the articles, you can try now. yeah, I can try now. I see. Yeah, give me 1 second, please. Is it come? Oh, yeah, I can do this. Yeah. So now you can see my screen, I guess. Yeah. Okay. So this is give me, yeah, well, 1 second. 1 second, I'll do like this. So you can see my screen right now, right? So this is our book. Yeah, so this is our book. You can see this is a book, it's in Russian. And this is in the Syria Boudica. We have in our museum, Syria Boudica. And this Syria, as you can imagine, dedicated to all Buddhist studies. The studies on Buddhist philosophy, on Buddhist religion, and of the representatives of the Buddhist world, like Devamitta, Anagarika, Dharmapala. And also, yeah, we published several photos from Anagarika. Yeah, this is what I mentioned. For us, it was very interesting to know this relation between Anagarika Dharmapala and the Theosophical Society, especially with Colonel Olcott and Helena Blavatsky. Actually, yeah, we put a lot of attention to this. And also, it was many interesting photos which we found. And one of them, it's Anagarika Dharmapala together with Vivekananda. This was the World Religion Congress, yeah, in America, where he was together with Vivekananda. So you know, for us, it was a new world which we found. It was very interesting to dig in and to find, and I mean, what Anagarika Dharmapala was writing about this, and also, of course, what he did about restoration of the temple in India. How could he collect so much funds to be able to do this restoration of the it's a Mahabodhi temple, right? In India. And this is actually also very interesting part. So on the left side, you can see this is Nicholas Roerich. This is famous Russian artist, painter, and public figure. And on the right side, this is his painting, which is called The Blessed One. And this painting he donated to the library of Mahabodhi, which is in Sarnath. So actually, the last information about these paintings, that it was in Sarnath some time ago. But frankly, we couldn't find where this painting right now. So, but what we know, that this one was donated to Mahabodhi Society and the library of Mahabodhi Society, which is now still in Sarnath. Yeah, so that was the photos which we published together with the description of these photos. So that was also the part of our book. And to finish my short presentation, what I will also like, I would like to, if I can, huh? Oh, 1 second, please. I would like to share my screen again.
So this is an interesting article. This article was written by Nicholas Roerich in exactly 90 years ago, in 1933. And this article was published in the Mahabodhi journal. You can see it's a volume 9, number 7 to 9. It's a very beautiful article in memoriam of Anagarika Dharmapala. And I will just, and I would like to, and I would like to quote a small part. When I wrote my last message of friendliness for the Vaisakha number of the Mahabodhi journal, I look at the portrait of Venerable Anagarika Dharmapala on the wall before me, and speaking on friendliness as the basic principle of life, I addressed the Venerable Dharmapala, knowing that from him I could expect a response and sympathy in the question of the unification of hearts. Verily, the glorious life of this messenger of truth passed under the sign of friendliness, enthusiasm, and unification. This is a shot from my side. Thank you very much. I'm really pleased to join. Much appreciate. Much appreciate. Yeah, your short presentation was very, very significant. I think maybe our president is here. He will also say few words of appreciation. Unmute this. Congratulate him. On this occasion, I am happy that Mr. Konstantin Gilvik from the Ukraine National, who has a vast knowledge and so much literature in books and on the nets, and the Mahabodhi Society's old volumes, which he showed on the screen. It is the rarest of the rare literature and knowledge he has acquired and possessed. And I think he is a man of the letters and knowledge. And moreover, he has deep devotion, dedication, and appreciation of the Anagarika Dharmapal's efforts to promulgate the Buddhism all over the world. And moreover, his sincere efforts and his sincere desire to join us today. I congratulate him and welcome also in the future that he should keep watch on our programs. We may invite in the future also on the birthday of the Anagarika Dharmapal to say some words regarding the Venerable Dharmapal. I convey my regards and good wishes to Mr. Constantine. Thank you very much. Yes, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. And also, I would like to mention, we can invite him on the 6th. We have the special. Yes, sir. Yes. Special on the 6th of May. 6th. Yes. You can send him the program. I can send you the timing and other invitation materials. So if you are free, you can join. You know, occasionally, I should mention that occasionally I'm in correspondence today in the morning, actually. Today morning, I was in correspondence with Professor Bimalendra Kumar. I saw him, but I'm not sure if he's still with us, because I'm actually in, as I said, we are exchanging the emails about one publication. So he knows me. Yes, that the foundation of Buddhism. Yes, right. Yes, about that. That's right. Yeah, yes. That is, we are in the process, and we need some kind of this book is draft. It is not completed, so we need some kind of some more correction from your side. Yes. So yes. once once that will be done, we can send it to the publication. Yeah. So I hope to see you again in the next meeting, and also the maybe in the next Dharmapalaji's birthday, you can give a full and speech on some of his aspect of his mission and life, and also the Roerich
and the painter, great painter, and the connection between Royalish and Mahabodhi Society. We'll be very So happy. thank you for joining today. We thought it is only with few of us, but once you joined with us, it become international. Yep. So our program also become Sonia. international. So that is very good. So that's very good you joined with us, and I appreciate for your this short time sharing. And also on behalf of Mahabodhi Society, I would like to convey and express our heartiest thanks to our President of the Mahabodhi Society, Dr. Mahendra Singh Ji, and also Mr. Constantine for your joining and sharing your valuable insight and your knowledge there with us, and also our audience, our Dhamma friends who are joining from various parts in India. At this time, your patience and your joining and your patience, your timing is very, very important for us. When you're joining with us, of course, it looks a very living feeling. And so we all are together as the friends in the Dhamma. So we can meet again. And thank you for your timing and much appreciation and blessings from the Buddha, Dhamma, and Sangha for all of you, with you for your good health, peace, happiness, and longevity. And with these few words, I'd like to chant one stanza gatha for your blessings to each and all the Dhamma friends. Sabbidyo vivajjantu sabbharoko vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi digayiko bhava bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te sabba dhammanubhavena sada sotti bhavantu sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. May you all be well and happy. Sadhu, 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 sadhu. Namo Buddhaya to all. नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, सभी को नमो बुद्धाय। सबको नमो।